प्रधानमंत्री, वो स्वयं अनपढ़ प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे लोगों की क्या अंग्रेजी में कौन सा स्पीच है? आप मुझे ये बताइए कि वहाँ उन्होंने अंग्रेजी में स्पीच दिया था। वैसे आप एक बार मोदी जी की डिबेट लेके बता दो, बोल ही नहीं सकते, वो बोल ही नहीं सकते, मुझे पता है, वो तो खुद रटा रटाया बोलते हैं। पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, पानी पीते वहाँ भी बहुत ज्यादा गंदगी है। कर्ज माफी का वादा किया गया, बेरोजगारी भत्ते का वादा किया गया, अच्छा शासन हम देंगे इसका वादा किया गया। पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं को हम लगातार जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी अनेकों योजनाओं को बंद किया। भामाशाह योजना 2.5 साल तक बंद पड़ी रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत सचेतक है, बहुत सेंसिटिव इशू इसको समझती है और इसके लिए आपने देखा भी है, जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को ग्रस्त करा गया, उनको पकड़ा गया। उस तरह से अलर्ट अवेयर कांग्रेस गवर्नमेंट। मुझे राजनीति में आना चाहिए जिससे मैं एक और एफिशिएंसी से मैं मेरी महिलाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकूं। तो मैं लोगों के बीच में रही, लोगों का भी मानना है कि मैम आप हमारे से जुड़े, और कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई पहले मेरा मकसद नहीं था कि मैं राजनीति में आऊं। इसी कार्यकाल में गोविंदगढ़ में खुली, हम यहाँ पे CSC बनी, PHC बनी, रोडों का निर्माण हुआ, चोमू नगर परिषद में कमियत हुई, चोमू में उपजिला हॉस्पिटल बना। जो चोमू में 5 साल में जो विकास कार्य हुआ है, आज तक किसी कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुआ। जनता के दरबार में जन सरोकारों की बात नवतेज टीवी के साथ। देखिए चोमू विधानसभा से दंगल राजस्थान का गुरमेज राणा के साथ जल्द ही नवतेज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं दंगल राजस्थान का। चुनावी रण शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है। फिलहाल इस वक्त मौजूद है हम कोटपुतली विधानसभा में और अग्रसेन सर्कल में मौजूद हैं। जनता की राय जानती है, जनता किसे पसंद करती है, कितना ज़्यादा मौजूदा विधायक के द्वारा कार्य किया गया या फिर जनता कोई नया चेहरा सामने लाएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके साथ में भी मुलाकात करवाएंगे। RLP के जो नेता है उनके साथ में भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले मौजूदा विधायक राजेंद्र यादव के विषय में जानकारी लेंगे। जनता क्या कहती है, कितना ज़्यादा विकास किया है, युवाओं के साथ में सीधे तौर पर जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बलराम गुजर है। पहला सवाल है कि कोटपुतली में समस्याएं क्या हैं और मौजूदा विधायक ने उन समस्याओं को दूर करने के लिए कितना ज़्यादा प्रयास किया? जी, कोटपुतली में समस्याएं तो इतनी है कि गिनवाना मुश्किल है। पिछले 10 साल से कोटपुतली में जो स्थानीय निवर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह यादव, उनका यहाँ शासन था। उनके शासन में उन्होंने ज़बरदस्त तानाशाही की। विकास के नाम पर पूरे कोटपुतली को उजाड़ दिया गया। आप स्वयं देख रहे हो, 1-1.5 साल पहले बाजार तोड़ा गया था। पिछली बार यहाँ के व्यापारियों ने काली दिवाली मनी और अब की बार भी हालात जो के त्यों हैं। अगर विकास करना था, तोड़ फोड़ की जिस उद्देश्य से की, तो अब तक सड़कें ना बनी। सौंदर्यकरण के नाम पर उन्होंने विकास के लिए यहाँ का बाजार तोड़वाया, लोगों के आसियाने उजाड़े, लोगों के काम धंधे उजाड़ दिए। आज जो की तो स्थिति पड़ी है और जो भी विकास कार्य यहाँ वो जातिगत और क्षेत्रवाद के नाम पर विकास कार्य हुए हैं। अक्सर हम ग्रामीण इलाकों में भी गए हैं, ये भी बात की जाती है जाति को लेकर जो विशेष यहाँ पे विकास कार्य किए गए हैं। क्या आम जनता ने वोट नहीं दी उनको? क्या आम जनता उनकी विधानसभा में नहीं है? जी, 2.25 लाख मतदाता हैं कोटपुतली में। जीतने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक मतदाता वोट देता है, उनको ये सोचकर काम करना चाहिए। लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह यादव हैं, कोटपुतली में उन्होंने हर समय जातिवाद की राजनीति की है। खुद की जाति के लोगों का काम किया, जो खुद के निजी लोग थे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए निजी स्वार्थ के तहत राजनीति की है, निजी स्वार्थ के तहत काम किए। ऐसा कोई गाँव नहीं है जो दूसरी जाति का हो, जाए गुजर बावले क्षेत्र है यहाँ, उन गाँव में विकास के नाम पर एक भी काम नहीं हुआ। बाजार को देख लो, यहाँ जो दुकानें तोड़ी गई, ज़्यादातर व्यापारी जर्नल कास्ट से आते हैं। अब डावला रोड पे जाइए, वहाँ जो डावला रोड बनी है, वहाँ डिवाइडर बने बीच में, जो उनकी जातिगत दुकानें हैं, जाति के लोगों की, वहाँ उन बीच में कट छोड़ी गई। जहाँ कॉलोनियों की जहाँ रोड है वहाँ कट नहीं है आज भी। आप जाके स्वयं देख सकते हो इस बात को।
चलिए, भारतीय जनता पार्टी से हंसराज गुर्जर को टिकट दिया गया है, क्या लगता है उनके मुकाबले में जो है पिछले प्रत्याशी मुकेश गोयल भी खड़े हुए हैं, क्या लगता है जीत किसकी होगी? जी, जीत इस बार तीसरे मोर्चे की होगी कोटपुतली में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के विरोध में काले कानून लेकर आई, नौजवानों के साथ उन्होंने कुठाराघात किया और युवाओं के जो सेना भर्ती है उसको अग्निवीर में तब्दील करके 4 साल नौकरी के लिए गई। अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे चला था कोई अग्निवीर शहीद हुआ, उसको शहीद का दर्जा तक नहीं देगा, उस भारतीय जनता पार्टी को युवा कभी वोट नहीं करेगा। युवाओं को हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ठगने का काम किया है। दोनों पार्टी एक दूसरे से मिलकर मिली भगत करके आपस में लूट खसोट का काम कर रही है। बात करें तीसरी पार्टी की, आरएलपी है, रामकिशन कसाना है उसकी तरफ से, राम स्वरूप कसाना है, तो क्या लगता है कि वो कितने मतों से जीत पाएंगे? जी, राम स्वरूप कसाना आज मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। जब भी व्यापारियों पर विपदा आई हो, गाँव में किसी की विपदा आई हो, तो हमेशा अगर कोटपुतली में कोई व्यक्ति खड़ा था उनके साथ, तो राम स्वरूप कसाना जिन लोगों के हक और न्याय की लड़ाई लड़ी हो, कोटपुतली के मान सम्मान के लिए उन्होंने हमेशा रात के अगर 2 बजे भी किसी व्यक्ति ने सहायता के लिए उन्हें फ़ोन किया तो तत्पर मिले हैं। वो जैसी स्थिति में थे, अगर वो पजामा टी शर्ट में, तो उसी स्थिति में लोगों के बीच चल के काम किया, चाहे थाने का घेराव करने का काम हो, बिजली विभाग का घेराव करने का काम हो, किसानों के लिए लड़ने का काम हो, युवाओं के लिए लड़ने का काम हो, जब भी हुआ तो कोटपुतली में एक ही नेता नजर आया, वो राम स्वरूप कसाना था। आज युवा उसके साथ खड़ा है क्योंकि उसने युवाओं की आवाज़ रखी। अग्निवीर योजना का विरोध किया गया कोटपुतली में, लगभग 100 युवाओं को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, तो उनको छुटवाने के लिए थाने में सिर्फ राम स्वरूप कसाना बैठा था। उन युवाओं में से आज 40 युवा नौकरी भी लग गई। अगर उनके ऊपर राजकार्य बाधा का केस लगता तो आज नौकरी में नहीं होते। ये बात राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या कांग्रेस, या फिर हनुमान बेनीवाल का जादू चलेगा? जी, राजस्थान में इस बार कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं लेके आ रही है। तो आपका मीडिया का सर्वे बता रहा है तीसरी पार्टी के सहयोग से सरकार बनेगी और हनुमान बेनीवाल के रालोपा उसका साथ देगी जो युवाओं की बात करेगी, किसानों की बात करेगी। कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, पानी जैसे मुद्दों के लिए हम राजस्थान में तीसरी पार्टी सरकार बनाने में सहयोग करेगी। चलिए, और भी युवाओं के साथ में बातचीत करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। और यहाँ पे जन सेवा यानी कि यूँ कहें कि समाज सेवी भी हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन सबसे पहले कुछ युवाओं के साथ में भी बातचीत करना। आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? अपने क्षेत्र के लिए ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, ऐसे व्यक्ति को नहीं चुने जो जातिवाद करता है। आप जिसे सामने देख रहे हो, अगर 6 महीने हो गए इस बाज़ार को टूटे हुए, आज तक इसका निर्माण नहीं हुआ, कब होगा? फिर चुनाव आने वाले हैं, अब नए नए शिलापट लगा रहे हैं, कुछ करना कुछ नहीं है, बस जातिवाद फैलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कांग्रेस सरकार ने, मैं खुद रीट का स्टूडेंट हूँ, मैंने पेपर दिया है, भर्ती नहीं निकालते हैं समय पे, निकाली है तो 4-5 साल में एक भर्ती निकाली है। बीजेपी राज में 2 भर्तियां निकली थी, लेकिन अब फिलहाल एक भर्ती निकली है। बहुत से अंधकार में है कांग्रेस राज में, हम तो बीजेपी को साथ हैं। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और सबसे पहले जन सेविका के साथ में बातचीत करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। जी, मैं एडवोकेट प्रभा अग्रवाल, समाज सेवा से जुड़ी हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। क्या लगता है, अगर कार्यकाल की बात करें विधायक की, मौजूदा विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, कितना ज़्यादा विकास किया, कितना जनता खुश है, कितनी नाखुश है? जी, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, जरा सा बना लेना, बना लो आप। जी, अभी जैसे हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में स्वाभाविक है कि चुनाव होते हैं, बहुत से मुद्दे लेके प्रतिनिधि हमारे लोगों के बीच में आते हैं कि साहब हमको जिताया जाएगा तो हम ये करेंगे, और जनता भी कहीं ना कहीं उन पे बिलीव करके किसी एक कैंडिडेट को जिता के सदन में भेजती है। अब बात आती है कि इस बार जैसे विधायक जी को जिताया, मंत्री जी को, एक तो क्षेत्रीय विधायक भी रह गए थे, इनकी खुद की गवर्नमेंट थी, ऊपर से इनको मंत्री पद भी मिला, तो बहुत सी अपेक्षाएं इनसे लोगों को हो गई थी। अब उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने की जहाँ तक बात करें कि इनकी प्लानिंग क्या रही, किस तरह से ये समाज सेवा को, ये लोगों की सहायता को देख रहे थे, इनका नज़रिया क्या था, कि वो आम जन की नज़रों में इनका नज़रिया सही नहीं उतरा। जिस भी मुद्दे को, जैसे ये सीवर लाइन को लेके आए तो जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। आज पूरी रोड खुद के डल गई हैं, कोटपुतली वीरान हुआ पड़ा है। एक ये प्रोजेक्ट लेके आए, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में पूर्णतः ही असफल रहे। आज आता है मास्टर प्लान की बात करते हैं कि मास्टर प्लान लागू किया, मास्टर प्लान में भी पूर्णतः असफल इसलिए हुए कि आपने मास्टर प्लान लागू करने के लिए बिल्डिंग्स तोड़ दी, दुकानें तोड़ दी, लेकिन आपके पास कोई प्लान ही नहीं था। आज 1.5 साल हो गया, जनता रोड पे पड़ी है,
आज हम लोगों को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को जब कोई चीज़ खरीदनी होती तो दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ चलें। यानी जो दुकानें जहाँ थी वहाँ है ही नहीं, कोई गली में घुस गई, कोई कहीं कहीं, कोई बेरोजगार हो गया। तो यानी इनके जितने भी इनके प्लान्स रहे वो सारे के सारे असफल होते आए, वो नीचे ग्राउंड पे उतर पे सक्सेस नहीं हुए। तीसरी बात एक और हुई थी कि जब विधायक राजेंद्र जी के चुनाव के अंदर आए और जनता ने इनको सपोर्ट किया तो एक बात माइंड में आई थी ज़्यादातर लोगों के। एक तो ये आई थी कि भाई कई बार क्या होता है कि हम चुनाव को जिता के एक ऐसे कैंडिडेट को भेज देते हैं जो कैंडिडेट चुनाव में इधर उधर से कर करा के जीत तो जाता है, लेकिन वो जनता की सेवा करने के बजाय खुद की सेवा करना शुरू हो जाता है, क्योंकि भूखा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो वाली कहानी। जब राजेंद्र जी आए तो लगा था कि एक बड़े बिजनेसमैन है, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है, तो ये पूर्णता रूप से है जो जनता की सेवा को समर्पित रहेंगे। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये खरे नहीं उतरे। ईडी के छापे भी इन पर पड़े, क्या कहेंगे? ईडी के छापे हैं, ये सब चीज़ें, ये बड़े लेवल की बातें हैं। कहीं ना कोई सबूत होता है तो किसी पे एक्शन लिया जाता है, बिना सबूत के एक्शन भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे? अब भ्रष्टाचार तो सारे डिपार्टमेंट्स में पूर्णतः ही व्याप्त है। जो आदमी गरीब आदमी का काम नहीं होता वो इसको ज़्यादा दो चार होता है। हम जैसे लोग तो चलो अपना काम करा लाए तो हम लोगों को लगता है कि ठीक चल रहा होगा, लेकिन आम आदमी की समस्याएं जो कि त्यों रही, कोई मतलब रिलीफ नाम की चीज़ मिली नहीं लोगों को। जनता अगर चेंज चाहती है तो आप किसे विधायक बनाना चाहते हैं? जनता किसे चाहती है? हाँ, इस बार बड़ा ही विकट स्थिति है। बीजेपी का टिकट जैसे हंसराज जी को, उनके व्यक्तिगत उनके गुणों की बात करें तो रियल में वो एक अच्छी पर्सनालिटी है, एक सौम्य पर्सनालिटी है, जनता के बीच रहने वाली हैं। राम स्वरूप जी की बात करें तो बिल्कुल एक संघर्षशील आदमी है, हमेशा हमारे स्थानीय मुद्दों में वो आगे रहे हैं। राजेंद्र जी की बात करें तो बिल्कुल है, जो आज हम उनकी बात करते हैं तो उनकी ये मानते हैं कि साहब उनकी पावर्स तो उनके पास है ही। मुकेश जी की बात करते हैं तो बिल्कुल हमारे जनरल लोगों के बीच से निकले हुए आम आदमी हैं। तो इस बार कैंडिडेट्स का मुकेश जी को टिकट नहीं मिला लेकिन वो बागी हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है मुकेश गोयल 5 साल से जो वर्कआउट कर रहे हैं उसको फायदा मिलेगा? इस बार बहुत ही तिकोण मुकाबला, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सक्सेस होगा। पर अब की बार मैं आम जनता को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी जातिवाद में नहीं फंसना है। किसी को भी किसी अपने खुद के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, हम लोगों की समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं का समाधान कौन लीडर करवा सकता है, केवल उसको वोट देना है। चलिए फिर से आपके साथ में जोड़ेंगे, हमारे साथ में और भी साथी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मैथिली सना, क्या कहना चाहेंगे? संघ का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके के साथ में राजेंद्र यादव का विरोध हो रहा है, या यूं कहें कि बाजार तोड़ने से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर आम जनता नाखुश है, आप क्या कहना चाहेंगे? राजेंद्र यादव ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी खोली है, व्यापार करने के लिए आया था लेकिन राज करने में आ गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वो है, एक स्कूल खोली थी उसकी 4 फैक्ट्रियाँ और लग गई और जगह जगह अपना विकास करने में लगा हुआ है। जनता को त्रास यही कहता है, कोई समस्या लेकर जाता है, मेरे को वोट दिए थे क्या? मेरे से काम नहीं है, किसी को जिसको वोट दिए उससे काम कर रहा हो। जो इसने वोट दिए थे उसको भी कहता है कि मैं अब की बार मेरे को मत देना, तुम्हारे वोटों से नहीं जीतता हूँ मैं। इस प्रकार का व्यवहार उसका व्यक्तिगत व्यवहार है, अच्छे उसमें प्रतिनिधि में नहीं है। कोटपुतली का सत्यानाश कर दिया है, जगह जगह से तोड़ दिया है, लेकिन केवल वहीं तोड़ा है जहां उसके वोटर्स नहीं थे। मतलब वैमनस्यता निकाली है। एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के नाते मंत्री जब बनता है तो आदमी सौगंध खा कर आता है मैं सबके साथ न्याय करूंगा, लेकिन न्याय की जगह अन्याय किया है। यहाँ के व्यापार का सत्यानाश कर दिया है। यहाँ जो व्यापार है केवल 30% रह गया, 70% व्यापार कहीं और चला गया। यहाँ की दुकानें टूट गई हैं, सारे लोग व्यस्त, 5000 लोग बाग बेरोजगार हो गए हैं यहाँ पर। चलिए, अगर जनता मौका दे तो किसको मौका दे? बीजेपी के प्रत्याशी को, निर्दलीय को, आरएलपी को, या फिर से राजेंद्र यादव को? तो आपने बता ही दिया। राजेंद्र यादव के अलावा कोई भी आएगा वो श्रेष्ठ होगा। राजस्थान चुनाव की बात करें, राजस्थान के अंदर बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? भारतीय जनता पार्टी आएगी। किन कारणों से? इसलिए कि कांग्रेस ने केवल धोखा दिया है। यहाँ पर जैसे राजेंद्र यादव ने कहा था कि यहाँ सीवर लाइन आएगी, 10 साल हो गए उसको एमएलए रहते हुए, आज तक सीवर लाइन का कोई नामो निशान नहीं है। अब बन रही है, कल बन रही है, ये 70 उसने उद्घाटन कर दिए होंगे, लेकिन एक भी काम पूर्णता पर नहीं आया है। चलिए, अग्रसेन सर्कल में मौजूद थे, कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ में बातचीत चल रही थी। जनता की राय क्या है, किसे अपना
विधायक बनाएगी। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है, बड़ा कठिन, बड़ी कांटे की टक्कर होगी इस बार। और भी युवाओं के साथ में जुड़ते हैं। सबकी बातें बताएंगे क्या? जैसे हम ये देखते हैं कि हमारा गैस का पैसा 200 रुपये कम किया था, उसी दिन सुभाष चंद्रा के 5,000 करोड़ माफ किए थे, तो गरीबों को क्या मिला? किसान का जब कोई ऋण होता है तो किसान का ऋण तो माफ नहीं होता और पूंजीपतियों का ऋण माफ हो जाता है। तो फिर गरीब की बात की जाए या पूंजीपतियों की? और ये जो ये आप दो करोड़ नौकरियों की बात की थी, क्या नौकरियां मिली हैं? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? अब ये 200 रुपये कम करके अगले 5 सालों में कितना ये जुमला करेंगे और कितना पैसा और बढ़ा देंगे, क्या इसके लिए कह सकते हैं? चलिए, आप क्या चाहते हैं? राजस्थान के अंदर सरकार किसकी आनी चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि आप किसकी गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन काम को वोट मिलना चाहिए जो काम होता है। जो उजाड़ हो रहा है कहीं, देखिए, जो आक्रोश जिनके पास में है उनका आक्रोश भी सही है, लेकिन जिनको काम हो रहा है, जो महंगाई का मुद्दा है, आप पूरे गांव में देखिए कितने लोग बेरोजगार घूमते हैं। लोग दौड़ लगाते हैं और कोई भर्तियां नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? पेपर भी लीक होते हैं, केंद्र के भी होते हैं और यहाँ के भी होते हैं। अभी एक पंजाब का वो शहीद हुआ था ना अग्निवीर में। अब उस अग्निवीर के बारे में जो है उसको आत्महत्या का केस दे दिया। क्या ये हमारे लिए, हमारे नवयुवकों के लिए सही बात है? जो एक सेना में भर्ती था अग्निवीर में और उसको आत्महत्या में दे दिया, उसके परिवार का क्या हाल होगा? ये हमारे बच्चे भर्ती होंगे और इसी तरह आत्महत्या का केस लगा के कर देंगे तो उसके क्या होगा? कभी आप भविष्य बारे में सोचा है? लेकिन ये आपका गोदी मीडिया है, बताएंगे नहीं। क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम दुली चंद आर्य है। आपका जो ये टीवी है ये गोदी मीडिया है, बिका हुआ है, ये बताएगा नहीं। जब काम आएंगे और कैसे? नवतेज टीवी हमेशा भरोसा सच का है और सच का रहेगा। अंकल जी को बताएंगे अभी कुछ ही समय में कि नवतेज टीवी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाता है, हमेशा किसानों से लेके मजदूरों तक की बात करता है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। और दूसरी बात, जी बताइए आप सत्ता से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? आप जो विपक्ष में बैठता है उससे प्रश्न पूछते हैं और सत्ता से प्रश्न नहीं पूछते हैं। ऐसी आपने क्या ले लिया उनसे? नवतेज टीवी के माइक के आगे कोई आता नहीं है। सच बोलने की ताकत नहीं है किसी में, लेकिन सच बोलते नहीं ना। आप प्रधानमंत्री से प्रश्न क्यों नहीं? आप इमोशनल मत होइए, काफी मत। आप प्रधानमंत्री से प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं कि महंगाई क्यों हो रही है, गैस के दाम आज कम क्यों किए हैं और इतने बढ़ाए क्यों थे? और आदि वीर बहना ने फोन मिल गो और आधा ने मिलियो ही को ना। आदि महिला ने फोन मिल गया, आदि बेचारी रो रही थी। ये तो तांत्रिक विद्या होगी। और जो ये पेंशन गोट दीनी और जो ये किसाना ने, ये जमींदारा ने दे रहे मिर्च धनियो और मैं तो वहाँ पर आ रहे छे के या खराद। अरे बीरबल काम कर रही ना। और जो चपड़ासी से लेकर जो नगर पालिका का पेपर हो रहा 3-3 लाख में तो चपड़ासा का पेपर बिक गया। कौन बिक गया के? ये कांग्रेस सरकार खागी राजस्थान को। हम गरीब के खाओ। और बताइए, अरे पलमान तो बोलने पाते। और हमारी तहसील में जितना भी गुजर कर्मचारी था, जो एक भी तहसील में मास्टर से और चपड़ासी तक हमारी तहसील में एक भी गुजर कर्मचारी नहीं है, तो हमारी तहसील का क्या हाल होगा? देखिए, हमारे तहसील में गुजर कर्मचारी नहीं है, यादव कर्मचारी हैं, मान लिया इस बात को। लेकिन हम यूपी में देखते हैं सारे राजपूत कर्मचारी भरे पड़े हैं। क्या ये जातिवाद नहीं है? हर जगह यही नौबत है। कहीं देख लो, जहाँ जिसकी जाति आएगी वहीं उसके ऊपर होता नहीं। जैसे गौड़ साहब एमएलए, गौड़ साहब भी वो बना था एमएलए, वह भी कोई किसी की बदली नहीं की थी। मोदी भी आया था, वही। और भी युवाओं के साथ में बातचीत करेंगे और हर पल की जानकारी आप लोगों को देंगे। पीछे रहिए जरा, दारू भी रखिए ना पीछे। जी, युवाओं के साथ में बातचीत करते हैं। बुजुर्गों ने बिल्कुल अपना सही मत रखा, बिल्कुल सही कहा कि गोदी मीडिया है, लेकिन यहाँ पर जो नवतेज टीवी है ये कोई प्री प्लान नहीं था।
अचानक से हम यहाँ पर कहीं भी सर्वे करने जाते हैं अंकल, अचानक से ही जाते हैं ताकि जो है पब्लिक का व्यूज लिया जा सके। जी आपका क्या नाम है? नेत्राम गुजर। मुझे सब क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है इसको उखाड़ फेंकेंगे। अब के बार बीजेपी सरकार आएगी राजस्थान में। कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। मौजूदा विधायक चोर है, अपने स्कूल से फैसले लेता है, टोटल फैसले वहीं से होते हैं। चोर है, उसके ऊपर ईडी के छापे पड़े हुए हैं, इनकम टैक्स वाले उसके पीछे लगे हुए हैं। तो चोर है जब भी तो लग रहे हैं, तो चोर है मौजूदा विधायक। और नहीं कोई कानून व्यवस्था है यहाँ। चलिए अगर गुर्जर समाज की बात करें तो बाहुल्य है यहाँ पर, काफ़ी मत हैं उनके। तो हंसराज गुर्जर को यहाँ से टिकट मिला हुआ है, लेकिन उसके साथ में जो निर्दलीय विधायक के रूप में मुकेश गोयल खड़े हुए हैं, या अगर तीसरे हम त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो राम स्वरूप कसाना भी हैं। क्या लगता नहीं कि इस बार गुर्जर समाज से मुश्किल हो जाएगा? का एक तरफा वोट जाएगा बीजेपी को, ओनली फॉर यहाँ बीजेपी। जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भ्रष्ट है, और ये भ्रष्ट थी तो हमने सरकार बदल दी थी केंद्र में। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब जब मोदी जी का इलेक्शन हुआ उसमें हमारा स्विस बैंक में कितना पैसा था, और उस 60 साल के अंदर, लेकिन इस 9 साल के अंदर कम से कम 7-8 गुना अधिक पैसा जाके जमा हो गया। ऐसा क्यों? जब हमारा इतना पैसा स्विस बैंक में से लेके आना चाहिए था और उससे 7-8 गुना अधिक चला गया, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ जैसे ही ये सरकार हारेगी केंद्र की, इस पे मुकदमा चलेंगे और जेल जाएंगे। चलिए क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद गुरुजी, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद कोटपुतली। कुछ दिन पहले अब मैंने बीजेपी से जैसे इस्तीफा दे दिया है, और अभी हम जैसे मुकेश जी गोयल हैं निर्दलीय प्रत्याशी, उसके साथ हैं। क्या लगता है कि आपने बीजेपी से क्यों इस्तीफा दिया? क्या लगा आपको? क्या आपके विधायक को मुकेश गोयल को टिकट नहीं मिला इसी कारण? नहीं, इस वजह से नाराज़ नहीं है हम। ये नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि जो कार्यकर्ता थे जो 5 साल से 10 साल से फील्ड में थे, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उसको जैसे किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। जैसे 14 प्रत्याशी थे वो टिकट मांग रहे थे, उनमें से और किसी को प्रत्याशी को दे दो, हम शायद उनके साथ हो जाते और शायद होकर हम एक साथ काम करते। तो अभी गुटबंदी चल रही है बीजेपी में? अभी गुटबंदी चल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी 450 से 500 जो बीजेपी के जो सदस्य हैं वो जयपुर जाके प्रदेश कार्यालय में इस्तीफा दे के आए हैं बीजेपी मुख्यालय में। जैसे ही बीजेपी की सूची ओपन होती है तो विद्रोह शुरू हो जाता है, बगावत शुरू हो जाती है। कई स्थानों पर निर्दलीय विधायक के रूप में जो है बीजेपी के जो पिछले प्रत्याशी या मौजूदा विधायक थे वो भी खड़े हुए हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर, वो भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले जनता की राय ज़रूरी है। जनता के नुमाइंदों से भी सवाल किए जाएंगे, चाहे वो मंत्री हैं, विधायक हैं, राजेंद्र यादव जी, मुकेश गोयल जी, हंसराज जो प्रत्याशी है उनके साथ में भी। तो फिलहाल क्या नाम आपका? एडवोकेट विकास जांगल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाएगी राजस्थान में? जैसा चारों तरफ की हवा बोल रही है कि सत्ता परिवर्तन निश्चित है। रही बात गुटबाजी की, एक परिवार में भी आपस में किसी न किसी एक व्यक्ति के साथ में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, अलग बात है। मेरी खुद की भी नाराज़गी किसी न किसी व्यक्ति से हो सकती है, ये अलग बात है। लेकिन गहराई में जाकर के देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। नाराज़गियाँ स्वाभाविक सी बात है। मैं और आप एक जगह रह रहे हैं, किसी न किसी दिन किसी न किसी विषय को लेकर के हो सकता है आपके और मेरे बीच कोई तकरार हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सरल और एक सीधे व्यक्ति को जो अभी टिकट दे करके यहाँ हमारे बीच में भेजा है, सामाजिक छवि बहुत बेहतरीन और अच्छी है, सरल आदमी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम। चलिए निर्दलीय विधायक के रूप में गोयल साहब खड़े हैं, मुकेश गोयल, तो क्या लगता है कि कुछ नुकसान नहीं हो सकता बीजेपी? जब परिवार बिखरता है तो थोड़ा बहुत असर पड़ता है, लेकिन बातचीत हो रही है कि कहीं न कहीं विषय ये नहीं है कि यहाँ बीजेपी से बीजेपी का चुनाव है। विषय ये है कि यहाँ कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक और मंत्री हैं, इनको यहाँ से किस तरीके से कोटपुतली से दूर किया जाए, इसके ऊपर भले निर्दलीय जो भी लड़ रहे हैं उनकी भी मानसिकता यही है कि हम मंत्री को यहाँ से हटाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी यही सोच है कि हम मंत्री को यहाँ से हटाएं। और अभी जिस जगह खड़े हैं, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोग स्विस बैंक की भी बात कर रहे थे। मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस स्थान पे खड़ा हूँ, इस स्थान को लेकर के अगर हम बात करें
तो यहाँ के बात करने में कहीं न कहीं बेहतरीन आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक आज ऐसे स्थान पे खड़े होकर के आप लाइव टेलीकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ एक सुंदर और एक आपसी भाईचारे के साथ में कोटपुतली रहता था। आज एक बार कैमरे की नज़र घुमा करके देखेंगे, आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूँ ऐसा खंडर बना करके छोड़ दिया। किस नाम पे कि जिला बनेगा। आज राजस्थान में 21 जिले बने, 21-22 जिलों में कोई ऐसा जिला है जहाँ पे कोई बुलडोज़र चला हो। सांचौर जिला बना, क्या बुलडोज़र चला? गंगापुर जिला बना, बुलडोज़र चला? आपके दूदू जिला बना, क्या बुलडोज़र चला? केकड़ी जिला बना, क्या बुलडोज़र चला? ये केवल और केवल यहाँ, हाँ एक चीज़ मैं कहूँगा कि सत्ता पक्ष में बैठे व्यक्ति ने यहाँ पे अपना व्यापार सेटल कर रखा है। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शहर से जब गुजरती थी, 2 बजे जब छुट्टी होती थी, ट्रांसपोर्ट उनका कहीं न कहीं विचलित होता था इस विषय को लेकर के कि चौड़ीकरण के नाम के ऊपर ये जनता को परेशान किया गया है और कोई विषय नहीं है। यहाँ अब धूल, हाँ आप और हम 5 मिनट पहले गाड़ी खड़ी करिए, आपने भी खड़ी करिए, जब आप अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे तो एक एक अंगुल उसके ऊपर धूल मिलेगी। क्या इसीलिए आपको सत्ता में बिठाया था? और रही बात गृह मंत्रालय संभालने के बाद की, राजस्थान को डील करते हैं। खुद के विधानसभा क्षेत्र में एक साल में 7-7, 8-8 तो मर्डर हो जाते हैं। चाकू की नोक के ऊपर, बंदूक की नोक के ऊपर व्यापारी जब घर को, अपने व्यापार को समेट के घर जाता है, उसको बीच सरेराह लूट लिया जाता है। इसी को गृह मंत्रालय चलाना कहते हैं क्या? कोटपुतली का आम आदमी परेशान है, केवल जातिवाद की राजनीति चल रही है। जिस तरीके से जिला बना, बहुत राजस्थान में और भी जिले बने, क्या कभी आपने सुना है कि उसके साथ में किसी दूसरे शहर को जोड़ करके जिला बनाओ? राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र जिला कोटपुतली और भैरोड है। विरोध भैरोड का नहीं कर रहे हम, नामकरण हो सकता है, भैरोड को भी जिला बना देते, हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं। अकेला कोटपुतली का नाम देने में कोई दिक्कत थी क्या? कोई परेशानी थी क्या? ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिगत टीस निकाल करके दुकानें तोड़ी गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ, जो इस मार्केट में भी आप सर्वे करके देखेंगे, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिनको आप जा करके देखेंगे तो जो चहेते लोग हैं उनके फुट 2 फीट आगे पीछे भी बची हुई भी हैं, वर्तमान में भी बची हुई है। इस बात को मैं कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी पक्षपात की राजनीति व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल मौजूदा विधायक पर आरोप है आम जनता के कि बिल्कुल भी विकास नहीं किया गया, तुष्टीकरण की राजनीति की गई, जात पात के नाम पर लोगों को परेशान किया गया, दुकानें तोड़ी गई। और जिस सर्कल पर हम मौजूद हैं वाकई में यहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानी है, लेकिन फिर भी हम 20 मिनट से यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। आम जनता डटी हुई है, आम जनता के विचार हैं, आम जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसके साथ में वो लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई या फिर विकास नहीं किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी ख़राब रही, ये आम लोगों का कहना है। ये सीधा सीधा आरोप है राजेंद्र यादव पर। आप क्या कहना चाहिए? राजेंद्र यादव जी ने तो यहाँ बिल्कुल कोई भी काम नहीं किया। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ जब 10 साल से कोई जनता के बीच में रह के जनता की किसी ने सेवा की है तो वो आदमी यहाँ से जीते। और मुकेश जी गोयल ने बहुत यहाँ सेवा की है जनता के बीच में, और निश्चित तौर पे वो जीतेंगे यहाँ से। चलिए, आपका क्या मत है? मेरा नाम रविंद्र सिंह शेखावत है। भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला मंत्री के नाते काम करता हूँ। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं, आपके बिल्कुल पीछे इस जिले का पुलिस कंट्रोल रूम है। पुलिस कंट्रोल रूम एक ऐसी व्यवस्था है जो 24 घंटे खुलनी चाहिए, लेकिन आपके कैमरे का फोकस आप एक बार उधर करिए, कंट्रोल रूम पर ताला लगा हुआ है। ये यहाँ का पुलिस कंट्रोल रूम है, इस क्षेत्र के गृह राज्य मंत्री जी के शहर का। जिस सड़क पर हम खड़े हैं, कभी यहाँ लहलहाता हुआ बाजार हुआ करता था। पावटा, शाहपुरा, बहरोड, बानसूर, इन सारे कस्बों के बीच में एक बड़ा व्यापार केंद्र कोटपुतली था। लेकिन झूठे मास्टर प्लान के नाम पर, जिनको डीएलबी के द्वारा भी कोई स्वीकृति नहीं गई, झूठा आडंबर, झूठा आवरण बना करके पुलिस फोर्स के दम पर पूरा बाजार यहाँ का उजाड़ दिया गया। आज यहाँ का हजारों व्यापारी सड़क के किनारे बैठ करके बेचारा व्यापार कर रहा है। लगभग मैंने आज ही हम लोग ने डाटा एक इकट्ठा किया था, दिल्ली दरवाजा से लेकर गढ़ कॉलोनी तक का जो ये सड़क का टुकड़ा, जिसे कभी कोटपुतली के गौरव पथ का नाम दिया गया था, पिछले 3 साल में लगभग 450 के करीब स्लिप डिस्क के पेशेंट इस सड़क के कारण से पैदा हो गए। अभी 20 दिन पहले, 15 दिन पहले इस रोड पर ये मिट्टी और सीमेंट डाल दिया गया। ये दुकानदार भाई बेचारे सुबह से शाम तक धूल झाड़ के परेशान हो गए। अभी ठीक कर रहे थे मेरे से पहले एक वक्ता कि अभी आप अपने गाड़ी के पास जाएंगे तो उसको बैठने से पहले आपको कपड़े से झाड़ना पड़ेगा। ये तो इस हम जहाँ खड़े हैं केवल यहाँ की बात है। चलिए, बीजेपी की बात करें, अगर बीजेपी की तरफ से जो है प्रत्याशी हैं जी,
हंसराज गुर्जर, लेकिन बगावत के सुर जो है मुकेश गोयल की तरफ से उठ रहे हैं। क्या इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, ये राजनीति है, हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। मुकेश जी को इससे पहले भी मौके दिए गए हैं, नगर पालिका में भी उनको टिकट दिया गया, विधायक का भी उनको टिकट दिया गया। उसके बाद अन्य कार्यकर्ताओं की भी बारी आती है, उसके बाद मैं भी लाइन में हूँ, मैं खुद भी लाइन में हूँ। अगर पार्टी हमेशा एक ही एक व्यक्ति पर दाव खेलती रहेगी तो पार्टी के जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, बाकी के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, बाकी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? तो ये तो व्यक्ति की अपने एक व्यक्तिगत सोच है। अगर कोई इस तरह मानता है तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने अपने करने का अधिकार है। रही बात किसी दूसरे व्यक्ति की, तो ये हमारे परिवार की आपस की बात है, हम कहीं ना कहीं बैठ करके इसको मैनेज करेंगे। चलिए कुछ और भी युवाओं के साथ में जुड़ते हैं। जिस तरीके के साथ में लगातार एक ही बात निकल कर सामने आ रही है, जो दुर्दशा हुई इस रोड की, कोटपुतली का जो मुख्य बाजार कहा जाता था, जहाँ पे कभी रौनक थी, आज यहाँ पर धूल और कंकर नज़र आ रहे हैं। गुजरना पसंद नहीं आम लोगों को, यहाँ पर हादसे लगातार हो भी रहे हैं, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, ऐसा बताया भी जा रहा है। जी, क्या कहेंगे आप मौजूदा विधायक के विषय में? मौजूदा विधायक के विषय में ये कहूँगा, कोटपुतली में जो भी ये योजनाएं लेकर के आए, ये सिर्फ कागजों में हुई, धरातल पे कुछ भी नहीं रहा। मैं हाल ही में यहाँ नगर परिषद से वार्ड नंबर 36 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ, तो मैं नगर परिषद की बात करूँगा। यहाँ नगर परिषद में जैसे सिविल लाइन को लेकर इन्होंने पिछले 2 साल से हम वार्डों में बिल्कुल भी एक भी काम नहीं लगाया। सिर्फ इन्होंने बहाना बनाया कि हम सिविल लाइन लेकर के आ रहे हैं, सिविल लाइन लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं धरातल पे सिविल लाइन नहीं आई। दूसरी बात हम करते हैं, यहाँ कोटपुतली मार्केट में जो पार्किंग की, यहाँ ये पुरानी नगर पालिका, जब अपन यहाँ खड़े हुए हैं, इस पुरानी नगर पालिका की जो प्रॉपर्टी है उसको इन्होंने बेच दिया। जबकि यहाँ पार्किंग की इतनी भयंकर समस्या है, चाहते तो उसको हम पार्किंग में यूज़ ले सकते थे, लेकिन उसको नहीं लिया क्योंकि उसमें सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ दुकानें, जो नगर परिषद के नीचे दुकानें थी, अभी हाल ही में उनकी बिक्री उन्होंने बोली लगवा दी। तो नगर परिषद उनकी प्रॉपर्टी खरीदे या प्रॉपर्टी को बेचे, तो इनका सिर्फ एक फंडा है, सिर्फ वो भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं। धरातल क्या लगता है कितने मतों से आपका विधायक जीत पाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से अब की बार हर वर्ग में विधायक साहब का विरोध है और मुझे नहीं लगता कि बार यहाँ से जीत पाएंगे। कौन विधायक बनेगा? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो व्यक्ति लगातार जन सेवा कर रहा है और जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज़ सुनता है, ऐसे विधायक को, ऐसे लोगों को हम चुन करके भेजेंगे, जिनमें मेरी तरफ से अगर कोई आम जनता की तरफ से बात करें तो मुकेश जी का नाम सबसे पहले निकल करके आता है, जिन्होंने दिन रात सेवा की है लोगों की। चलिए, लगातार मुकेश गोयल का ग्राफ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और आम जनता की क्या राय है, और भी जनता के साथ भी हम बातचीत करेंगे, जनता क्या कहती है। जी, अंतिम। जी, मेरा नाम संदीप तंवर है। यहाँ पर कांग्रेस का बहुत ज़्यादा विरोध है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से जीतेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो पार्टी के साथ है, और जो कार्यकर्ता ही नहीं है वो विरोध करेगा। चलिए, फिलहाल अभी के लिए जी 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 बताएं। देखिए, ऐसा है, यहाँ की जो समस्याएं हैं सभी ने बताई हैं, बात भी सही है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखा जाए ना तो राजस्थान में जो मोदी जी ने हेलीकॉप्टर से जो उम्मीदवार उतारे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, वो जैसे 6-7 उतारे हैं, तो 6-7 में हम 6 हैं तो हम ये सोचेंगे कि ये हारेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और ये सोचेंगे मैं ये हारेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और ये सोचेंगे ये हारेगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इसलिए हम 6-7 अपने आप को हराएंगे, और सरकार तो बनने वाली है नहीं। बाकी यहाँ की सरकार किसकी बनेगी ये बता दीजिए। जो भी बने, किसकी बनेगी? जो जीतेगा। किसकी बनेगी? जो जीतेगा। जो किसकी मैं नहीं कह सकता, क्यों, मैं सरकार बनाने वाला नहीं हूँ। आम जनता हो आप? आप जनता वोट आपने बोला तो आपकी वोट किससे जाएगी? चलिए छोड़िए। नहीं, वोट तो मेरा सीक्रेट है। तो सरकार किसकी बनेगी बताए ना। तो मैं सीक्रेट तो मैं बताए ना, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। वोट ओपन नहीं करते, वोट ओपन नहीं कर सकते, ये मेरा सीक्रेट है। सरकार किसकी बनेगी राजस्थान के अंदर, आप जनता की राय क्या है ये बता दीजिए। नहीं बनेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी इनका ये कहना है, लेकिन ये भी बता नहीं रहे कि सरकार किसकी बनेगी, यानी कि इशारा है, आप समझ सकते हैं। जी बताएं। भैया, मेरा नाम हरदयाल गुजर है, और अब की बार कोटपुतली के बारे में एक ही बात कहूँगा कि मंत्री को भगाओ और कोटपुतली बचाओ। और अब की बार जो बीजेपी का टिकट मिला है, बहुत अच्छे उम्मीदवार को टिकट मिला है, और बीजेपी इतने वोटों से जीत के जाएगी यहाँ से, शायद राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ेगी। और मंत्री जी के पास हमारा एक छोटा सा टुकड़ा था रोड का, जहाँ टाली से और अशावास तक, उन्होंने क्या कहा कि यार चंदा उगा के आप ये रोड इकट्ठा करो। यार जब चंदा उगाएंगे हम विधायक, तो तेरे को क्यों बनाया फिर मंत्री? तो आपकी बार बीजेपी की लहर है और बीजेपी कन्फर्म आई कोटपुतली से।
सर मेरा नाम महेंद्र कुमार सैनी। और सर इस बार कोटपुतली का जो चुनाव होगा चतुष्कोणीय मुकाबला है, 2 निर्दलीय भी हैं, बीजेपी कांग्रेस भी है, और उन चारों में सर सबसे ऊपर है मुकेश गोयल। देखना सर, आप मिलेंगे फिर आप देखोगे, सबसे ऊपर है मुकेश गोयल। चलिए जनता की राय जाने और जनता के नुमाइंदों से भी बातचीत की जाएगी और तीखे राजेंद्र यादव से भी सवाल किए जाएंगे किन कारणों से जनता उनका विरोध कर रही है, या फिर हंसराज गुर्जर कितने मतों से पास होंगे, जनता कितना ज़्यादा उनको प्यार करेगी। अगर बात करें मुकेश गोयल की, लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आम पब्लिक के बीच में एक ही नाम निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी के साथ में हैं, लेकिन परिणाम के पश्चात पता चलेगा कौन किसमें कितना है दम। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और जानते हैं जनता की राय। दंगल राजस्थान का प्रत्येक खबर आप लोगों तक पहुंचा रहा है। जनता की राय भी दिखाई कोटपुतली विधानसभा की, क्या चाहती है जनता। तो हमारे साथ में मौजूद हैं निर्दलीय मुकेश गोयल जी, समाज सेवा में अहम रोल रहा जिनका। पिछली दफ़ा भाजपा के प्रत्याशी रहे लेकिन टिकट नहीं मिली, इस बार उनको, और उन्होंने बागी होने का ऐलान कर दिया। उनके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनकी जनता ने उनका साथ दिया, सहयोग दिया। लगभग चुनावी दौरे जारी हैं। क्या है इसके पीछे कारण, क्यों नहीं टिकट मिला, पिछली बार क्यों हारे, कुछ सवाल करेंगे मुकेश गोयल के साथ में। क्या है उनकी रणनीति, किन चुनावी मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। मुकेश जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में। नमस्कार, बधाई आपको। क्या कारण रहा कि पिछली बार आप चुनाव हार गए। देखिए, अंतिम समय में टिकट मिला था और चुनाव होने में मात्र 13-14 दिन रह गए थे और हम जनता तक पहुंच नहीं पाए सब जगह तक। और आज एमएलए के चुनाव के अंदर हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि हर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति तक एक बार आकर के मिले। तो कहीं ना कहीं हमारी पहुंच का अभाव रहा और समय अभाव ही सबसे बड़ा कारण है, मैं समझता हूँ। जब तक हमने देखा कि जब पिछले से पिछला विधानसभा देखा था बीजेपी का 3000 वोट थे, लेकिन आपने फिर भी 43 से 45 हज़ार वोट बटोरे। क्या लगता नहीं कि बीजेपी को इस बार पार्टी को चूक हुई यहाँ पर। देखिए, वैसे तो मेरे आसपास की सभी विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के करीब 8 विधानसभाएं मेरे पास में लगती हैं, सब तीसरे नंबर पर थे। लेकिन कोटपुतली के कार्यकर्ताओं की ताकत थी कि कोटपुतली दूसरे नंबर पर रहा। और उस समय ये कहूँगा कि माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था प्रदेश में, और उसके बावजूद भी हम दूसरे नंबर पर आए। और बीजेपी ने आज तक के इतिहास के अंदर 43,500 के करीब वोट लिया, जो पहली बार लिया। और कहीं ना कहीं अब पार्टी ने चूक तो की है किसी चीज़ को देखने में। और यहाँ कोटपुतली की जनता का उत्साह था कि इस बार ज़रूर भारतीय जनता पार्टी मुकेश को ही प्रत्याशी बनाएगी और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत बड़े अंतराल से होने वाली थी। लेकिन ये जो चूक हुई है, इससे कोटपुतली का आम जन भी आहत है। और उसी उनकी भावनाओं को चलते हुए कोटपुतली के लोगों की जो चाहत थी, कोटपुतली के लोग कोटपुतली में शांति चाहते थे और एक अच्छा कार्यकाल चाहते थे। जो हमारा जनप्रतिनिधि हो वह कोटपुतली की लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति हो। तो उसी के बाद कोटपुतली के लोगों की जो राय आई, सब लोगों ने मिलकर के, और एक कमेटी बनी, उन सब ने मिलकर के कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ना है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की टीम और गांव-गांव लोगों की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप यह निर्णय हमने किया है कि कोटपुतली से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। गुर्जर समाज के मतदाता ज़्यादा हैं, हंसराज गुर्जर समाज से हैं। क्या बीजेपी पार्टी ने इसी वजह से उन पर दाव खेला। अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि किस कारण से उन्होंने इस पर दाव खेला है। अलग अलग प्रकार की अनेक बातचीत है। वैसे पार्टी में गुर्जर अनेक प्रत्याशी भी टिकट मांग रहे थे, वो जो लोग चाह रहे थे कि टिकट मिले, जिन्होंने लगातार 5 वर्ष पार्टी में काम किया, ऐसे लोगों को दरकिनार करके और गलत चयन किया गया। इसी कारण से बाकी सब जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सब में इस चीज़ को लेकर के रोष है। बाकी हमेशा 36 कौम को साथ लेकर जो चलने वाले व्यक्ति होते हैं राजनीति में, वही आगे बढ़ते हैं। चलिए समस्याएं जानेंगे। समस्याएं कोटपुतली की हमने देखी, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे देखी। क्या लगता है क्या क्या होने वाला है। अगर आप विधायक होते इन 5 सालों में तो क्या कुछ कर पाते। देखिए, 2013 से और 23 तक लगातार 10 वर्ष से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि राजेंद्र यादव जी यहाँ के विधायक हैं। और इस बार तो 5 वर्ष उन्होंने अनेक मंत्रालयों का जिम्मा भी संभाला। राजस्थान सरकार के अंदर नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री हैं। लेकिन उनके मंत्री के कार्यकाल के अंदर भी यह कोटपुतली अपराध से त्रस्त रहा
अपराधियों के हौसले बुलंद रहे। लगातार आए दिन आसपास के राज्यों के अपराधियों की भी शरण स्थली कोई रहा तो कोटपुतली रहा। आए दिन गोलियां चली, लूट की घटनाएं घटी, चोरी होती रही, लेकिन पुलिस महकमा बिल्कुल सोता रहा। और यहाँ के गृह राज्य मंत्री का जिम्मा होने के बाद भी कोटपुतली के अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बिल्कुल अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा और लगातार आपराधिक घटनाएं होती रही। तो इसके अंदर पूरी तरह से उनका मंत्रालय और मंत्री जी फेल रहे। यहाँ तक कि तो अन्य क्षेत्रों की भी बात हम करें तो कोटपुतली का कोई समुचित विकास नहीं हुआ। हर क्षेत्र के अंदर कोटपुतली पिछड़ता चला गया। अपराध के अलावा शिक्षा की दृष्टि से भी कोटपुतली पिछड़ा है। सड़कों की हालात बहुत बुरी हैं। जो पिछले 5 सालों में जितने काम हुए उससे चौथाई काम भी मंत्री के कार्यकाल में नहीं हो पाए कोटपुतली के अंदर। यहाँ का जो जिला अस्पताल केवल नाम का रह गया है। हर व्यक्ति मरीज को जयपुर रेफर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ इलाज के अभाव में कितने लोगों ने दम तोड़ा है। प्रत्येक दिन व्यक्ति जब हार्ट अटैक आता है और कुछ घटनाएं घटती हैं, ये हाईवे है, इस हाईवे पर सड़क दुर्घटना, मामूली सी चोटें लगने वाले लोगों को भी यहाँ पर जयपुर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है। बड़ा चिंता का विषय है। चलिए बात करें महाराजा अग्रसेन सर्कल के पास में एक मुख्य बाजार था, उसको तोड़ा गया। आज भी हमारी जनता के साथ में बात होती, कितनी ज़्यादा निराशा है। आपने भी प्रदर्शन किया, आपको भी जेल जाना पड़ा उसमें। देखिए, कोटपुतली शहर जो है वो बहुत पुराना शहर है और जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले खेतड़ी रियासतकालीन मकान, भवन, इमारतें बनी हुई थी। खेतड़ी महाराजा के पट्टे भी लोगों के पास थे। अनेक लोग 150 वर्ष से काबिज थे। उन सब लोगों को मास्टर प्लान के नाम पर धोखाधड़ी करके तोड़ा गया और जिला बनाने का एक सपना दिखाया गया। कांग्रेस की सरकार ने, यहाँ के मंत्री जी ने इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करके कम से कम 500 परिवारों को बेघर कर दिया और यहाँ के लोगों के अंदर मनमुटाव कराया गया। यहाँ के मकान मालिक और किराएदारों के बीच में झगड़ा करवाकर रातों रात बिल्डिंगें तोड़ दी और बिना किसी सहारे के। और एक्चुअल में तो सोचे तो नगर पालिका ने जिन भूमियों को आवंटित किया, बोली लगाकर छोड़ा और वहाँ भवन जो बने पिछले 10 सालों के अंदर, उनके अंदर भी वो मास्टर प्लान का नाम बता करके इनको तोड़ दिया गया। जबकि सरकार का किसी भी प्रकार का ऑर्डर इनके पास नहीं था। केवल हठधर्मिता के चलते इस बाजार को तोड़ा गया। लोग आज बेघर हैं। आज तक भी लोगों का व्यवसाय, व्यापार और लोगों का परिवार ठीक प्रकार से अपने परिवार चलाने में सक्षम नहीं है। लोग आज भी सड़कों पर अपना व्यापार कर रहे हैं। कोटपुतली की लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति है। उस समय हम सब लोगों ने इस बात को बड़े ज़ोर शोर से उठाया और एक दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा तो गए, इसमें कोई परहेज नहीं किया। आज भी हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो सब हुआ कोटपुतली के हित में नहीं हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे हैं राजेंद्र यादव पर, इसके विषय में क्या कहना चाहें? देखिए, राजेंद्र यादव जी मूलतः कोटपुतली के नहीं है। किच्छा में इनका जन्म हुआ। उत्तराखंड से आकर के इन्होंने स्कूल बनाई, लेकिन उसके बाद जब से राजनीति में आए 2008 से ही लगातार लोगों ने इनकी मंशा को भापा है। इन्होंने एक ही काम किया है, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर आई और लोगों को बांट करके राज किया, ऐसे ही इन्होंने जाति को जाति से लड़ाया, वर्ग को वर्ग से लड़ाया, क्षेत्र को क्षेत्र से लड़ाया और आपसी झगड़ा करवा करके ये इस काम में माहिर पने से आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने सत्ता भी हथियाई। लेकिन इस कोटपुतली को आज पछतावा है कि आप देखिए, कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया छोटा सा और उसमें वो कहते हैं कि जो यहाँ पे हमारे एक बिरला प्लांट आया, उस बिरला प्लांट के अंदर अभी पास के एक गांव में आंदोलन चल रहा है, लंबे समय से धरना चल रहा है। वो लोग चाहते हैं, उनके मकानों में दरार आ गई, लोग वहाँ पर सीमेंट का पाउडर खाने को मजबूर हैं, लोग बीमार हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उस गांव का पुनर्वास आज तक नहीं हो पाया। आधे गांव का पुनर्वास हुआ, लेकिन आधा गांव आज भी बचा हुआ है। लेकिन मंत्री जी राजेंद्र यादव जी कहते हैं कि क्या गांव वालों को पता नहीं था कि वहाँ पर सीमेंट का प्लांट आ रहा है? कोई बिस्कुट थोड़ी बनने थे, कोई फ्रूट्स थोड़ी बनने थे। इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति कहाँ तक इस कोटपुतली को आगे लेकर के जाएगा? ऐसे ही कोटपुतली को जिला बनाने की बात करने वाले, जब यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जिला कार्यालय को ले जाना था, तो क्या कोटपुतली शहर को उजाड़ना आवश्यक था? और दूसरा, जिला जब बनाया गया, कोटपुतली और बहरोड को मिलाकर के जिला बना, यानी नाम आसपास की तहसीलों को तो मिलाना ही पड़ेगा, लेकिन जिला कार्यालय कहाँ पर केंद्र होगा, कौन सा जिले का मुख्यालय होगा? मुख्यालय कोटपुतली होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन आज जिला बहरोड और कोटपुतली को जोड़कर बनाना इस कोटपुतली की भावनाओं के खिलाफ था। और मंत्री जी ने कल के इंटरव्यू में भी कहा कि अनेक तहसीलों को मिला करके जिला बनाया जाता है। क्या हो गया अगर बहरोड कोटपुतली एक साथ मिलाकर बना दिया तो? लेकिन कोटपुतली के हकों को जो बांटा गया,
कोटपुतली में कार्यालय जो खुलने हैं वो बैरोड के साथ जाकर के खुलेंगे। इस प्रकार की कोटपुतली के लोगों के साथ भावना आहत हुई है। जिला बनने को लेकर जो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए थी लोगों के अंदर, वह खुशी आज भी नहीं है। लोगों को पछतावा है कि जिला तो बना लेकिन हमारा काम अधूरा हुआ। जब मंत्री जी जिला बनने के बाद कोटपुतली में आए, मात्र 200 से 300 लोग उनके लिए इकट्ठा होते हैं, तो आप सोचिए कि जिला बनाने की खुशी कितने लोगों के चेहरे पर है। चलिए, मुकेश गोयल किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, क्या मांग रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो इस कोटपुतली का समुचित विकास करेंगे, हर क्षेत्र में सड़क लेकर जाएंगे। कोटपुतली के अस्पताल की जो दयनीय हालत है उस अस्पताल को ठीक करेंगे। यहाँ पर होने वाले प्रत्येक एक्सीडेंट का और हार्ट अटैक के मरीज का इलाज कोटपुतली के अंदर हो सके, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जिस प्रकार कोटपुतली के शहर को उजाड़ा गया है, इन शहर को उजाड़ने वाले व्यक्ति की व्यवसाय की चिंता कैसे हो, और जिनके मकान टूटे उनको उनका पुनर्वास के साथ साथ उनको मुआवजा कैसे मिले, तमाम इन चीज़ों को चिंता करके आगे ले जाएंगे। और यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। अपराधियों की स्थली कोटपुतली को नहीं बनने देंगे। अपराध यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर गोलियां नहीं चलेंगी, यहाँ पर चोरियां नहीं होंगी। ये कानून व्यवस्था को ठीक करने का पहला काम होगा कोटपुतली का। कोटपुतली के अंदर सुख शांति कायम करेंगे और कोटपुतली के लोगों को ऐसा एहसास होगा कि वास्तव में आज दिल्ली और जयपुर के बीच में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ जगह रहने की है जिसमें हम शांति से रह सकते हैं, वो कोटपुतली है। बीजेपी में काम कर चुके हो, पहले कार्यकर्ता भी रहे हो, ग्राउंड लेवल से जुड़े हो। जब आपने अपने बागी तेवर दिखाए, क्या बीजेपी के वो कार्यकर्ता आपके साथ में मौजूद रहे, उनको आपको समर्थन दिया गया? देखिए, मैंने जहाँ भी काम किया सब लोगों को एक परिवार मानकर काम किया। हर साथी साथ में काम करने वाला यदि पारिवारिक भावना के साथ जुड़ता है, भाई भाई समझता है, बड़े अपने आप को बड़े समझे, छोटा अपना कर्तव्य समझे। जब पारिवारिक भावना हम सब लोगों के बीच में थी तो आज सारे लोग साथ हैं और मिलकर के ही हम इस कोटपुतली को अच्छा बनाएंगे। और कोटपुतली में किसी भी प्रकार की वाद की गुंजाइश नहीं रखेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अनेक मुद्दे हों, किसी को भी बांटने का काम नहीं करेंगे। कोटपुतली को आगे ले जाकर के और मजबूत करेंगे। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए कि वास्तव में कोटपुतली के लोगों को सदैव जब कोई निर्णय करता है, व्यक्ति किसी को कुछ जिम्मेदारी देता है, तो जिम्मेदारी देने के बाद वो ठीक से काम करता है तो लोगों के चेहरे पर यह संतुष्टि का भाव रहता है कि हमने जो चयन किया वो अच्छा किया। ऐसा संतुष्टि का भाव और मुस्कान हर व्यक्ति के चेहरे पर रहे, उन्हें लगे कि हम सब लोग ही एमएलए हैं, हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ऐसा कोटपुतली हम बनाएंगे। मुकेश जी, अक्सर होता है कि जब चुनाव आता है नेता हाथ जोड़ना शुरू करते हैं, उसके पश्चात में चुनाव जीत जाते हैं, विधायक चाहे सांसद हो, जनता की सुध भूल जाते हैं। अगर आपको भी जनता मौका देगी एक, तो आप ऐसा करेंगे क्या? उस परिस्थिति में ही ऐसा होता है जब कोई एकदम नया व्यक्ति आकर के चुनाव लड़ता है और लड़ने के बाद जीत जाता है, फिर वो काम करे या ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने तो पिछले 20 वर्षों के अंदर अपने आप को साबित करने का प्रयास किया। भले ही मैं चुनाव हारा, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मैं जानता था कोटपुतली के लोगों के दिलों में मेरी जगह है और मैंने लगातार काम करके अपने आप को साबित किया है, प्रूव किया है कि मैं किसी भी मोड़ पे पीछे नहीं हटाऊं। रात को 2 बजे भी किसी ने कॉल किया है तो मैं उठ करके अस्पताल गया हूं। किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो मैंने वो काम भी किया है। मैंने कोई जातिगत भेदभाव या कौन व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है ये कभी नहीं देखा। चिकित्सा के क्षेत्र में और समाज कल्याण के विषय में मैं सदैव तैयार रहा हूँ और 24 आवर्स यदि किसी का फ़ोन चालू रहता है तो वो केवल मुकेश गोयल है। बाकी सब नेता अपना 8 बजे बाद भी फ़ोन बंद कर लेते हैं। तो मैंने अपने आप को साबित करने के बाद ही ऐसा निर्णय लेकर के आया हूँ और लोगों की आशाएं भी हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगा, लोगों की सेवा करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा। लगातार इसी मार्ग पर आगे बढ़ता रहूँगा। जनता के हर निर्णय को मैं मंजूर करके आगे बढ़ूँगा। मुकेश जी, पार्टी सिंबल पर वोट पड़ती है या चेहरे को? देखिए, सबसे ज़्यादा व्यक्ति को लोग चाहते हैं, चेहरे को वोट पड़ती है। यदि व्यक्ति अच्छा काम करने वाला हो तो उसी के पीछे जनता बढ़ती है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यदि बढ़ी है तो चुनाव चिन्ह के पीछे नहीं, नरेंद्र मोदी जी के काम को बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के कारण ताकत आई है। नरेंद्र मोदी जी के कारण पार्टी इतनी मजबूती से बढ़ी है क्योंकि उन्होंने काम किया है और ऐसा ही काम हम करके दिखाएंगे। इस कोटपुतली के अंदर लोग चेहरे को चाहते हैं। आज से पहले भी जब 15 बार चुनाव हुए, लगभग 8 बार निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर गए हैं तो वो चेहरे के कारण जीत के गए हैं। लोगों की सेवा करने वाले लोग जीते हैं और उन्होंने काम भी किया है। चलिए, पार्टी से अब बागी सुर जब तेवर दिखाया आपने, क्या लगता है कि पार्टी हाईकमान की तरफ से आप लोगों को अप्रिशिएट करने की कोशिश की गई, फिर से दोबारा मिलाने की कोशिश की गई या कोई प्रलोभन दिया गया?
देखिए, कोशिश बड़ा विषय नहीं है। जब कोई निर्णय जनता कर देती है तो पीछे हटने का सवाल नहीं है। मुकेश को चुनाव लड़ना है, यह निर्णय कोटपुतली की जनता का है, कार्यकर्ताओं की टीम का है। मैं उस निर्णय को बदलने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ और न यह निर्णय बदलेगा। हम सब लोग मिलकर के कोटपुतली को अच्छा बनाने के लिए चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी और कोटपुतली का समुचित विकास करेंगे। सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, यही विश्वास दिला सकता हूँ। चलिए, कितने मार्जिन से जीत पाएंगे आप? ये तो जनता जनार्दन है, लेकिन जो भी मार्जिन होगा बहुत अच्छा होगा। आज तक के सारे फैसले बदलते नजर आएंगे। कितना विश्वास है आपको जीतने? बहुत बड़ा, 100% नहीं, उससे भी ज़्यादा कोई प्रतिशत होते हों तो वो विश्वास मुझे है। क्या कहना चाहेंगे कोटपुतली की जनता? कोटपुतली की मेरे परिवार से मैं यही आग्रह करूंगा कि आज तक हम सब ने जो दंश सहे हैं, उन दंश को बदलने का वक्त आ गया है, बदलाव का समय आ गया है और ये फैसला मिलजुल कर हम सब लोग करेंगे। और एक साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब लोग मिलकर के इस बीड़े को उठा करके, इस अभियान को उठा करके काम करेंगे तो इस कोटपुतली को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। और इस समय के अंदर हर व्यक्ति मेहनत करे। मैं कोई अकेला विधायक नहीं बनूंगा, कोटपुतली का हर व्यक्ति एमएलए विधायक बनेगा, हर व्यक्ति इस कोटपुतली के विकास के अंदर भागीदार होगा। पूरा एक परिवार मान करके हम काम करें और यही मैं जनता से, आपके माध्यम से, मेरे परिवार से आग्रह करूंगा कि इस समय के अंदर सब लोगों की मेहनत करने का समय है। सब लोग मिलकर के मेहनत करेंगे क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। जब तक सब लोग साथ चलेंगे तभी यह काम संभव है। चलिए, हमारे साथ में मौजूद थे मुकेश गोयल, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, जीत का विश्वास है उन्हें, अपनी जनता पर भरोसा है। कोटपुतली की जनता क्या कहती है, क्या है उनकी राय, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता में इसका मैसेज आएगा? मौजूदा विधायक की रिपोर्ट कार्ड आप लोग देख चुके हो। भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल के विषय में भी आप लोगों को बताया जाएगा, उनका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। हालांकि गुर्जर समाज के मतदाता ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है बड़ा सनसनीखेज और बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुकेश गोयल का नाम जनता की ज़ुबान पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे देखते दंगल राजस्थान का।